हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हाँ, यूपी पीईटी 2021 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं जो कि व्याख्या की गई है और व्याख्यात्मक दृष्टि से इसको सॉल्व किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उम्मीद है आप सब लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है, है ना। तो यहाँ पर 3 रचना है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन और ऑन लिबर्टी। चौथी है टू ट्रीटीज और गवर्नमेंट। और ये इसके राइटर आपको मालूम है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो राइटर हैं वो रूसो हैं, लेवियाथन के हॉब्स हैं, ऑन लिबर्टी J.S. मिल हैं और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के ये लॉक है ना। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा संविदावादी विचारक की रचना जो आपको मालूम होगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं, तो उसमें ऑन लिबर्टी के राइटर J.S. मिल नहीं है ना। हॉब्स, लॉक, रूसो तो आपको मालूम है कि तीनों विचारक हैं, लेकिन J.S. मिल उसमें नहीं है संविदावादी विचारक। इसमें पूछा गया है तो उसमें ऑन लिबर्टी के जो J.S. मिल आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। यहाँ व्याख्या दिया है, देख सकते हैं। और लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। ये प्रसिद्ध आर्थिक एवं सामाजिक चिंतक माने जाते हैं। संविदावादी विचारकों की कृतियों में यहाँ पर टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी जो रूसो हैं, लेवियाथन, हॉब्स, लॉक शामिल हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने संगठित व सुरक्षित समाज में प्रविष्ट होने के लिए आपस में संविदा किया था। नेक्स्ट है कि इसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो इसमें जो आंसर होगा रे ए किलियंस की है। ठीक है, रे किलियंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट, यहाँ किलियंस के बारे में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि जो निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, यह जो कथन है रे ए किलियंस का है। इसके अनुसार निर्णय लेना एक काम करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प का चयन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। तो जो अधिकरण है वो है 15 अधिकरण होते हैं। और यहाँ थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था मौर्य शासन पर लिखा गया प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 15 अधिकरण, 150 प्रकरण है ना, 150 अध्याय और कुल 6000 श्लोक हैं। इसकी रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र को उपदेशात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक उपदेश दिए गए हैं, है ना। और इसको देखते हैं कि अर्थशास्त्र में 5 विभाग और 3 दंड का उल्लेख है। जो दंड है सुप्रणीत, दुष्प्रणीत और अप्रणीत। और जो विभाग हैं उपभोग, उत्पाद, वितरण, नियम और लोकवित्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो उद्देश्य है वो है आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। तो आर्थिक स्वतंत्रता इसके उद्देश्य में नहीं आता। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। साथ ही 3 प्रकार की न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। और इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना को K.M. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा। तो याद रखिएगा, दोनों में ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य एक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। और राज्य के बारे में और 2 ऑप्शन याद है,
राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मार्क्स का सामाजिक दर्शन वर्गीय संरचना पर आधारित है। इस प्रकार मार्क्सवादियों ने राज्य को एक वर्गीय संरचना माना। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी आर्थिक और भौतिक पहलुओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नव मार्क्सवादी आर्थिक और भौतिक पहलुओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत का अध्ययन आर्थिक वर्ग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, है ना। तो यहाँ पर लाल बाल पाल आपको मालूम है कि विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग अतिवादी थे, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये अतिवादी नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले होगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन में INC की अध्यक्षता की थी। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में व्यापक मतभेद हो गया और 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों गुट अलग हो गए, यानी कि नरम दल और गरम दल। तो गरम दल का नेतृत्व पाल ने किया, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने किया, तथा नरम दल के जो प्रमुख नेता थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। तो नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखते थे। गर्मपंथी दल का विचार एवं दृष्टिकोण नरमपंथी से भिन्न था। वह छोटे मोटे राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार नहीं अपितु स्वराज चाहते थे। याद रखिएगा, ये स्वराज चाहते थे। तिलक ने कहा, स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस फुकुयामा। तो यहाँ कुकुयामा लिखा है, जबकि होगा फ्रांसिस फुकुयामा। तो जो फ्रांसिस फुकुयामा है, इनकी जो पुस्तक थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, है ना, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, है ना, और एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ऑफ उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। यह पुस्तक 1992 में सोवियत रूस यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया कि पूंजीवाद ही एकमात्र सत्य है और दुनिया के किसी समाजवादी रूप की कल्पना नेहा अत्यंत मूर्खता का कार्य है। तो ये थे फ्रांसिस फुकुयामा के कथन, जो कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में लिखे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक था ना। तो सर हेनरी मैन, हॉब्स, बोधा और रास्के। तो इसमें जो कटुतम मतलब एक तरीके बहुत बड़े आलोचक थे वो थे सर हेनरी मैन, है ना। तो सर हेनरी मैन से रिलेटेड हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्व की आज्ञाकारिता आदतन होनी चाहिए और यह आज्ञाकारिता निरंतर होनी चाहिए। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभुता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, परंतु सर हेनरी मैन कानून का मुख्य स्रोत रीति रिवाज को बताते थे। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, ये जो मिलान है सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्गेंथाउ, बर्नार्ड कोहेन और मार्टिन कॉपलान, इमाइल बर्ड। तो मार्गेंथाउ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सिद्धांत दिया है यथार्थवादी उपागम। तो यथार्थवादी जो संप्रदाय है वो है मार्गेंथाउ, और बर्नार्ड कोहेन जो है ये निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित है, और मार्टिन कॉपलान जो है ये व्यवस्था सिद्धांत से हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इमाइल बर्ड जो है खेल सिद्धांत से हैं। तो इस तरीके से जो इसका सही ऑप्शन होगा पहला होगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है। मार्गेंथाउ एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक था। इसने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए। तो पहला है मानव, दूसरा समाज, राज्य, शक्ति, समानता। और बर्नार्ड कोहेन जो निर्णय निर्माण से संबंधित है, मार्टिन कॉपलान
व्यवस्था सिद्धांत से हैं। और व्यवस्था सिद्धांत में यहाँ पर दिया है कि यह सिद्धांत संप्रत्ययों, अवधारणाओं और प्रमाणित प्रतिज्ञप्तियों का एक संगठित और सामान्यीकृत समुच्चय है। एमाइलबर्ट जो है एक खेल सिद्धांत है। यह व्यवहारिक गणित की एक शाखा है। इसका जो प्रयोग है विभिन्न विषयों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। तो यहाँ पर 1968, 1967, 1971 और 1972 है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा 1968। इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि संसद में पहली बार 1968 में अधिवक्ता शांति भूषण द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तावित किया गया, जिसे चौथी लोकसभा में 1969 में पारित किया, जो राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने पहली बार संसद में प्रस्तावित किया था। वर्तमान में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ एक संवैधानिक निकाय है ना। और लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों का प्रावधान है। और जो अगर इसकी और व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर, जो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये है पिनाकी चंद्र घोष, ये वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगला है कि निम्न में से कौन जोड़ा सही नहीं है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये आपको जेम्स वन है। और शक्ति सिद्धांत जो है ये ओपेनहाइमर है। और पित्त सत्तात्मक जो यहाँ होगा वो यहाँ पर गलत है, यानी कि मैकलेन नहीं होंगे, ये गलत है। और मातृ सत्तात्मक जेम्स है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ और क्लियर देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स वन, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर, मातृ सिद्धात्मक जेम्स हैं। और पित्त सिद्धात्मक जो है वो सर हेनरी मेन है। और मैक्लिवान को मातृ सत्तात्मक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। ओपेनहाइमर भौतिकी के प्राध्यापक थे जो परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया। तो 1976 और 1985 के दशक को। यहाँ पर और भी दशक दिया हुआ है, जैसे महिलाओं के दशक 1976 से 1985, गरीबी उन्मूलन के दशक 1997 से 2006, सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2011 से 2020, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2011 से 2020, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक 2020 से 2030, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 2032। अगला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो सबको जानना चाहिए कि ये किसने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। तो ये किसका दिया हुआ नारा था। तो ये था B.R. अम्बेडकर का था, है ना। तो यहाँ B.R. अम्बेडकर के बारे में हम देख लेते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संगठित बनो, यह कथन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह के प्रणेता थे। और M.N. राय जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक में हैं, नहीं संस्थापक माने जाते हैं। B.R. अम्बेडकर जो है इन्होंने जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, समता सैनिक दल, डिस्प्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने इसका निर्माण किया। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको इसमें जोड़ा बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है मोस्का, दूसरा परेटो, तीसरा रॉबर्ट मिचेल और चौथा लिपसेट। तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये रॉबर्ट मिशेल्स की रचना है। और जो यहाँ पर मोस्का दिया हुआ है ये रूलिंग क्लास इन्होंने
बनाया था, रूलिंग क्लास, और जो प्लेटो है माइंड एंड सोसाइटी, इनकी पुस्तक है, ठीक है। और रॉबर्ट मिशेल्स मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो लिप्सेट हैं ये वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ की रचना है, तो इसलिए इसका जो जोड़ा सही नहीं होगा, ये होगा लिप्सेट का, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या एक बार कि पुस्तक है और लेखक हैं पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, रूलिंग क्लास गेटानो मोस्का, और माइंड एंड सोसाइटी ये विल्फ्रेड पेरेटो की रचना है। और सिमोर मार्टिन लिप्सेट एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। अगला है लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, तो यहाँ उत्तरदायित्व दिया है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। जो इसका सही आंसर होगा वो है संसद के प्रति, है ना, तो सही आंसर होगा संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसी की व्याख्या एक बार देख लेते हैं कि लोक निगम अथवा सार्वजनिक निगम की स्थापना लोकहित की दृष्टि से की जाती है। इसकी रचना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के अधीन की जाती है। सार्वजनिक निगम दो प्रकार के होते हैं, पूर्णतः सरकारी निगम और मिश्रित निगम। तो लोक निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है कि महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एस गोवलकर और वी डी सावरकर, तो यहाँ इसकी पुस्तक है। जैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था, बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना किया था, एम एस गोवलकर जो है ये बंच ऑफ थॉट की रचना किए हैं, और बी आर अम्बेडकर हिंदुत्व की रचना है, ठीक है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 125 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, इसलिए व्याख्या के साथ टाइम जाता है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है इसका वीडियो 2 वॉल्यूम में दिया जाए, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, पहले है ट्रिगवेली, और दूसरे हैं हैमरशोल्ड, फिर उसके बाद यूथॉन्ट। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, यानी कि पहले ट्रिगवेली होंगे, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद यूथॉन्ट, फिर उसके बाद कुर्ट वाल्डरहाइम, ठीक है, वाल्डहाइम। तो इसकी कार्यकाल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने किया था। तो इसमें सहमति मॉडल की रचना करने वाले थे बर्नार्ड। यहाँ व्याख्या है, सत्ता के सहमति मॉडल के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र एजेंटों के रूप में निर्णय लेते हैं जो अन्य एजेंटों के साथ सहमति से संबंध को बढ़ाते हैं। अगला है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व। तो ये मुसोलिनी है। यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है कि मुसोलिनी इटली का तानाशाह था जिसकी युद्ध नीति के अनुसार युद्ध ही समस्त मानवीय शक्ति को उच्चतम शिखर तक पहुँचाता है। मुसोलिनी ने फांसीवादी दर्शन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। वो थे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावित हुआ। मूल संविधान में भाग 9 एवं अनुसूची 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा में उपबंधित किया गया है, जिसमें 29 विषय हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। तो दोस्तों ये नाम से ही क्लियर है, तो ये आदर्शवादियों से संबंधित है ना। तो आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई। इसके अनुसार संसार भौतिकता में नहीं है बल्कि उसकी वास्तविकता प्रत्ययों एवं विचारों से है। कुछ आदर्शवादी दार्शनिक इस प्रकार हैं, जैसे सुकरात, डेकार्टी, स्पिनोजा, वर्कल, कांट, हीगल, है ना। तो ये सब है। अगला है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है।
तो है अहस्तक्षेप। तो याद रहे, अहस्तक्षेप जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। इसकी व्याख्या से भी क्लियर हो जाएगा कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक स्तरों पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत हमेशा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अहस्तक्षेप शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। इसकी और देख लेते हैं डिटेल में कि शक्ति संतुलन करने के मुख्य जो साधन है हस्तक्षेप है, मैत्री संधियां हैं, क्षतिपूर्ति या मुआवजा है, शस्त्रीकरण एवं निरस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन की अवधारणा और मध्यवर्ती अवधारणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। ये जो मिल ने कहा है, मिल ने यह विचार किस रचना में प्रकट किया है? तो ये है ऑन लिबर्टी में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दार्शनिक एवं चिंतक हैं। जॉन मिल बेंथम के उपयोगितावादी प्रभावित थे। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना जो है अर्थशास्त्र का सिद्धांत 1948 में प्रकाशित हुई, और उपयोगितावादी अवधारणा है वो बेंथम ने दिया था, प्रस्तुत किया था। एक और पुस्तक है, उसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इसको मार्गेंथाउ ने लिखा था। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसने लिखा था? मार्गेंथाउ ने लिखा था। तो मार्गेंथाउ के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि मार्गेंथाउ जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मार्गेंथाउ है ये यथार्थवादी उपागम के प्रतिपादक हैं। और जो पुस्तक अभी आपने देखा पॉलिटिक्स अमंग नेशन ये मार्गेंथाउ की थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पामर एंड पर्किंस की है, और व्हाट इज़ हिस्ट्री है E.H. कार की है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर होगा निरुक्ति, है ना। यहाँ पर निरुक्ति नहीं होगी। कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है तो वो है निरुक्ति। और इसको देख लेते हैं। कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विद्या 3 है, वार्ता, आन्वीक्षिकी, त्रयी। और जो निरुक्त 6 वेदांगों में से एक है, इसका अर्थ व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या करना है। जो अन्य वेदांग हैं वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। ठीक, जो वेदांग हैं जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, जिसमें से एक है निरुक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। और इसको व्याख्या में देख सकते हैं कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसमें होगा पहली अनुसूची में संशोधित किया जाना चाहिए। यहाँ पर सभी अनुसूची के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें की गई हैं, आप इसको देखिए। जैसे यहाँ पर प्रथम अनुसूची है, यह है भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में भारत के राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इसके वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण समय ली जाने वाली शपथ है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण है। पाँचवीं में है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, जिले में एक कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो यहाँ इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी का। यहाँ पर और इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है जो एक जिले में पुलिस पर सामान्य नियंत्रण के साथ निम्न दायित्व का भी पालन करता है, जैसे आपदा प्रबंधन, कृषि ऋण का वितरण, भूमि अधिग्रहण,
भूमि मूल्यांकन, उत्पाद शुल्क, जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता। तो ये सब काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 भागों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो इसका सही आंसर होगा सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में। तो इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। यह ऐसी गणतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्र प्रमुख एवं राष्ट्राध्यक्ष एक व्यक्ति होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसे भारत में है। इसका उदाहरण अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है ना? तो इसमें अनुच्छेद 1, 3 और 393 और 395। तो इसका सही आंसर होगा 393। 393 जैसे अनुच्छेद 1 में क्या गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। और 395 निश्चित कर दिया गया है, हटा दिया गया है 395 को। और 393 में कहा गया है कि भारत का संविधान है वो भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। ठीक है, यानी कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, एक है ना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये बहुत पुराना कथन है। ये है अरिस्टोनी है। अरिस्टोनी एक अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार थे। इसके अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ये फेबियन समाजवाद के समर्थक थे। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये जो सीधे जो नियंत्रण कार्य करते हैं वो राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। यहाँ पर है प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अपने अधीनस्थ जिला और सत्र न्यायालय पर नियंत्रण स्थापित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का जो प्रवक्ता है ग्राहम वालास हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता ग्राहम वालास को जाना जाता है, माना जाता है कि ये आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद समुदाय को समाज की इकाई मानता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को समुदायों के द्वारा प्रतिपादित करता है। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों में नॉर्मन एंजिल का नाम उल्लेखनीय है और इन्होंने राज्य को समुदायों का एक समुदाय मात्र ही समझना उचित समझा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो ये थे गेटल, है ना। तो आज गेटल के अनुसार यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता को कायम किया। आज गेटल एक अमेरिकन राजनीतिक चिंतक एवं प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो ये गांधी जी ने कहा था कि जो आधुनिक सभ्यता है वो 4 दिन की चांदनी है। महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता अनीति और अधर्म पर आधारित है, इसलिए यह सर्वग्रासी है। गांधी ने वर्तमान सभ्यता को चिंताजनक बताया। महात्मा गांधी पाश्चात्य सभ्यता के कड़े आलोचक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः एक पूर्णतः व्यक्तिगत मानवाधिकारों से संबंधित है? तो ये नहीं, बल्कि इसका सही आंसर होगा कि शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए ये उत्तरदायी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का तीसरा आंसर ऑप्शन सही होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी। इसका मिशन एवं उद्देश्य इसके चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा, मानवीय सहायता पहुँचाना एवं सतत विकास को बढ़ावा देना सम्मिलित है। ठीक, अगला क्वेश्चन 37 है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे?
सांकेतिक क्रांति, चतुस्तंभी राज्य, संपूर्ण क्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये थे संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित किया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण के सीतावदियारा में हुआ था। इन्हें लोक नायक से जाना जाता है। सीतावदियारा वर्तमान में बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य रचनाओं में प्रिजन डायरी, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर दिया हुआ है दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में जो नहीं है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण, क्योंकि ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है ना। और बाकी जो संसदात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो दोहरी कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, और जो नहीं है वो है चौथा यानी विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो यहाँ दिया हुआ है कि पूर्ण पृथक्करण संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका उत्तरदायी नहीं होती, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो यहाँ पर है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग भारत सरकार में सहायक अभिकरण नहीं अपितु सूत्र अभिकरण का उदाहरण है, जबकि नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय सहायक अभिकरण का उदाहरण है। और लेकिन इस आयोग ने इसका जो उत्तर माना है तीसरा माना है, यानी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, परंतु केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग सूत्र अभिकरण है, न कि सहायक अभिकरण। ठीक है, तो इसलिए इसका व्याख्या आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा, देख करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? तो ये पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और यहाँ इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और यह पंक्ति कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी थी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है। मार्क्स ने समाज को पहली बार आर्थिक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार आर्थिक नियतवाद है और मार्क्स का उद्देश्य एक वर्ग विहीन राज्य एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों के साथ में शोषण का एक यंत्र मानता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और मार्क्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि मार्क्स की जो प्रमुख रचना है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डास कैपिटल, एलिमेंट्स, द सिविल वॉर इन फ्रांस, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस ऑफ प्रॉफिट, ये सब मार्क्स की रचना है। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो अमेरिका से हुई है ना, याद रखिएगा। और इसकी व्याख्या और देख सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है ये संयुक्त अमेरिका से हुई है। और इसके अभिप्राय क्या है कि न्यायालय द्वारा अपने ही किसी निर्णय की समीक्षा करने से भारत के संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन उन राष्ट्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है जहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका व लिखित संविधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का आरंभ 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन मुकदमे से माना जाता है, जहाँ मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित कर प्रतिपादित किया
न्यायाधीश मार्शल के अनुसार न्यायिक प्रावलोकन न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी कानूनी अथवा सरकारी कार्य को न्यायालय असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार रखती है, जिसे वह देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रावलोकन की शक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रावधानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण विभाग की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। तो इसका आंसर होगा तीसरा, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से यानी उसे नहीं संशोधित किया जा सकता बल्कि विशेष निर्माण प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका व्याख्या देख सकते हैं कि एक कठोर संविधान वह है जिसे विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सकता। कठोर संविधान सामान्यतः जो है वो विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित की जाती है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है। अगला नेक्स्ट है 43, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है या ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, या परिभाषा किसने दिया? तो इसको परिभाषित किया था अरस्तू ने। यहाँ इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि अरस्तू के अनुसार कानून के शासन में मनमानी तत्व का अभाव रहता है। अरस्तू कानून को वासना से अप्रभावित विवेक मानता है और इस आधार पर यह प्रतिपादित करता है कि विधि का शासन किसी व्यक्ति के शासन की अपेक्षा श्रेयस्कर है। अरस्तू विधि को विवेक का ही दूसरा रूप मानता है। यहाँ सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग मिलाइएगा। यूटोपियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप यूटोपियन समाजवाद जो है ये सेंट साइमन से है, याद रखिएगा, सेंट साइमन से है। और जो फेबियन समाजवाद है वो सिडनी वेव से है, और जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स से है, और जो श्रेणी समाजवाद है वो GDH कोल है। ठीक, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा चौथा सही है। यहाँ इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन, फेबियन समाजवाद सिडनी वेव और वैज्ञानिक समाजवाद श्रेणी समाजवाद, ये सब इसका मैच दिया हुआ है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम कब किया गया? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1858 के एक्ट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1833। दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या को देख लेते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन, लेसेस फेयर सिद्धांत की छाप थी। इसी चार्टर में सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाने की बात कही गई। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यहाँ भी मिलाना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। एक तरफ है FMCT, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा ट्रिप्स और नेक्स्ट है WSF। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो FMCT जो है वो व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार से संबंधित है, यानी इसका तीसरा होगा। और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ट्रिप्स जो है ये विश्व व्यापार से है। और WSF जो है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, M.K. गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है M.A. जिन्ना। ये सुमेलित नहीं है, यानी कि M.A. जिन्ना का संबंध खिलाफत आंदोलन से नहीं है,
बल्कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे, एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन से हैं और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। तो कहने का मतलब ये 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो एम ए जिन्ना है वो ये रॉन्ग मैच है। इसका मतलब ये जो सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है आगे देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में इन्होंने पेश किया था। एम ए जिन्ना 14 सूत्री मांग 1929 संबंधित है। एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन 1917 से हैं और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो यहाँ पर कारोबारी दक्षता है और नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता और सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, यानी सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण है। ठीक है, यानी लोक निगम प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता एवं कारोबारी दक्षता को बेहतर करने का प्रयास करता है। व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लोक निगम का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो ऑस्टिन ने जो संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किया है वो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, यहाँ पर इसकी और व्याख्या है कि जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिशास्त्री थे। उन्होंने वर्ष 1832 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत मुख्य रूप से कानून की प्रकृति पर उनके विचार निर्भर करता है और ऑस्टिन के अनुसार राज्य का कानून एक आदेश है। अगला है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? तो यहाँ पर होगा महासभा में, है ना। क्यों? क्योंकि 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें महासभा के कार्य और शक्तियों का महत्व बढ़ता गया और इस प्रस्ताव के संबंध में विख्यात विधिशास्त्री कुंज ने कहा, यह सुरक्षा परिषद से कुछ शक्तियाँ लेकर महासभा को देने का प्रस्ताव था जिससे निषेधाधिकार से बचा जा सके। अगला है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाता है? तो बिल्कुल सही कि इसमें चुनाव लड़ना जो है ये दबाव समूह नहीं चाहता, यानी कि दबाव समूह जो है दूर रहता है चुनाव से। यानी इसमें संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग ये रहती है, लेकिन चुनाव में सहभागी नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर दबाव समूह के बारे में जान लेते हैं कि दबाव समूह ऐसे ही संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, न ही अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति की राजनीतिक नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ब्रेंडल के अनुसार दबाव समूह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सामुदायिक एवं संघात्मक। और दबाव समूहों की कार्य पद्धति प्रचार प्रसार, लॉबिंग, वार्ताएं और प्रदर्शन आदि करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर होगा अल्प विकास को समझाने के डिपेंडेंसी थ्योरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वी.आई. लेनिन, गुंडर फ्रांक, समीर अमीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समीर अमीन, है ना। तो इसकी व्याख्या में देख सकते हैं, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार समीर अमीन ने प्रस्तुत किया। समीर अमीन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक, जिन्हें निर्भरता सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, इन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, है ना, इन लैटिन अमेरिका में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो गुंडर फ्रैंक और समीर अमीनी, ये चीज़ जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग, सुरक्षा की अवस्था है। तो इसको देने वाले थे कौन? लॉक। यहाँ पर लॉक के अनुसार मानव प्रकृति सहनशील, सहयोगी, शांतिपूर्ण होने से
प्राकृतिक दशा, शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता तथा प्रतिरक्षण की अवस्था थी। लॉक के अनुसार प्रत्येक का जीवन संतुष्ट तथा सुखी है। प्राकृतिक अवस्था के मूलभूत गुण शांति और धोखा नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से न्याय तथा भ्रातृत्व की भावना का साम्राज्य था। लॉक की तरह हॉब्स एवं रूसो ने भी अपनी राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था से किया, ये आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं होगा वो यहाँ पर इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, ये सही नहीं है। और बाकी 3 सही है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान के संघ सूची के प्रविष्ट 3 के अनुसरण में छावनियों का शहरी स्वशासन तथा इसमें स्थित आवास भारत के संघ के विषय में शामिल है। देश में 62 छावनियाँ हैं। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जन संस्था के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी के बोर्ड के पास होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संप्रदाय के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर बोधा एकलवादी संप्रदाय के पक्षधर हैं और लिंडसे, मैटलैंड और ऑटो गियर के जो है ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो यहाँ व्याख्या की देख लेते हैं कि संप्रदाय के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक इंग्लैंड की लास्की, ओटो गियर के, मैटलैंड, इंग्लैंड से हैं। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। बोधा, हॉब्स, हीगल आदि विज्ञानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया। यानी कि बोधा, हॉब्स, हीगल आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संविधान के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अधिकार संबंध में संशोधन के समय संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर स्पेन होगा दोस्तों। और बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है या उप क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसके 7 सदस्य में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं और 2 अन्य म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो यहाँ पर होगा 6 वर्ष। यानी अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो ये थे माओ सेतुंग। और समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का प्रतिपादन माओ सेतुंग ने किया। माओ सेतुंग को विश्वास था कि साम्यवादी क्रांति एक लंबा संघर्ष है। इसमें क्रांति एवं राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1962 के क्यूबा मिसाइल संगठन के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ पर होगा JF कैनेडी। ठीक है, JF कैनेडी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी थे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। तो हाब्स का प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत पूर्व राजनीतिक पूर्व सामाजिक दोनों है, और इसमें कहा गया कि अवस्था राज्य और उसकी भयकारी शक्ति की उत्पत्ति के पहले थी, जिसकी लाठी उसका भैंस का यह सिद्धांत लागू था। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, तो हेयर प्रणाली का तात्पर्य एकल संक्रमणी मत प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है हेयर प्रणाली का सुझाव टॉमस हेयर ने दिया था, टॉमस हेयर ने दिया था। शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति अभियान का सिद्धांत जो है सी राइट मिल्स ने दिया था ना, तो याद रखिएगा। इसको देख लेते हैं कि सी राइट मिल्स जो है, इन्होंने शासक वर्ग शब्द को उचित ना मानकर उसके स्थान पर शक्ति अभियान पावर एलिट का शब्द का प्रयोग किया। सी राइट मिल्स ने शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक धारणाओं को मिलाकर शक्ति अभियान शब्द को गढ़ा था। अगला किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? तो यहाँ पर होगा एल डी वाइट, ठीक है। एल डी वाइट का मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी देश से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो होगा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। यहाँ पर है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसी बैठकें साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। अगर आप बहुलवादी महत्व देते हैं, राज्य को, समूह और संगठनों को देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सही है। यहाँ पर व्याख्या है कि बहुलवादी समूह और संगठन को महत्व देते हैं। बहुलवाद को एक ऐसा सिद्धांत माना जाता है जिसके अंतर्गत समाज में अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शक्ति को एक ही जगह केंद्रित नहीं किया जाता, बल्कि उस शक्ति को अलग अलग जगह विकेंद्रीकरण करके इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्राचीन यूनान से। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा पोलिस से हुई, जिसका अर्थ है नगर राज्य। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्य की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तू द्वारा प्रस्तुत किया गया। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए किया था? तो यहाँ पर होगा तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के सहायक, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की भूमिका के रूप में किया है। एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही के निम्न 4 रूपों का वर्णन किया है। इसमें पहला है अभिभावक नौकरशाही, दूसरा जातीय नौकरशाही, तीसरा संरक्षक नौकरशाही और चौथा है योग्यता नौकरशाही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? इसका मतलब यह है कि विधायी नियंत्रण का साधन इनमें से कौन सा नहीं है जिसके कारण जो है नियंत्रण नहीं किया जा सकता? तो इसमें होगा प्रदत्त विधायन। तो प्रदत्त विधायन से प्रशासन पर नियंत्रण नहीं किया जाता, बल्कि प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल है, जबकि प्रदत्त विधायन का प्रशासन पर नियंत्रण की विधि नहीं है। इसकी हम यहाँ व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियों एवं तकनीक होती है। संसदीय शासन प्रणाली वाली देशों में विधायी नियंत्रण के निम्नलिखित साधन अपनाए जाते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं कि जैसे प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाया जाए। पहला है कानून निर्माण विधि, प्रक्रिया, प्रश्नकाल, कार्य स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, बहस एवं विचार विमर्श, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसे प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। तो इसको केसी वेयर ने कहा था, है ना। तो केसी वेयर के बारे में केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। और केसी वेयर ने भारतीय संविधान को संघीय कहा है, ये भी देख लेते हैं। अर्धसंघीय भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा F.W. मेटलैंड। राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की श्रेणी में, बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। अरस्तु, जेरेनिक, ब्राइस, हास, जेनेक्लास्की, ये विद्वान विज्ञान मानते हैं, जबकि काम्टे, मेटलैंड जैसे विद्वान इसको विज्ञान नहीं मानते। अगला, इनके में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो इसमें बेंथम नहीं है, बल्कि बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। तो हेगल, बोसांके, ग्रीन, ये लोग आदर्शवादी विचारक हैं और बेंथम नहीं है, यानी उपयोगितावादी विचारक है। यहाँ आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। बेंथम ने सुख दुख को मानव जीवन के दो स्वामियों के रूप में वर्णित किया है। बेंथम की प्रमुख रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है। तो यहाँ पर फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, तो इसका जो है सभी का संबंध शीत युद्ध से है, तो यहाँ पर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दिया हुआ एक फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, यह सभी शीत युद्ध से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। शीत युद्ध से प्राय उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आरंभ हुआ। इसमें दोनों शक्तियों ने शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखा। शीत युद्ध कूटनीतिक वाक युद्ध, वैचारिक युद्ध है, जिसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियों ने व्यापक प्रचार, सैनिक संधियाँ, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना आदि के द्वारा अपनी स्थिति को लगातार सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास किया। शीत युद्ध का समापन सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर 5 मार्च 1946 को दिए गए भाषण को शीत युद्ध का आरंभ माना जाता है, जिसके अंतर्गत चर्चिल ने कहा था कि हमें तानाशाह के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए। इस भाषण के पश्चात सोवियत विरोधी, साम्यवाद विरोधी विचारों एवं भावनाओं का प्रस्फुटन हुआ। इसी प्रकार ट्रूमैन सिद्धांत, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने संबंधित नीतियाँ थीं, शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। ट्रूमैन ने साम्यवादी प्रचार को रोकने की संबंधित नीति की घोषणा 12 मार्च 1947 को की थी। इसी प्रकार मार्शल योजना, जो कि अप्रैल 1947 को अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल द्वारा यूरोप के पुनरुद्धार को लेकर की थी। इसमें कहा गया कि यदि तुरंत यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार नहीं किया गया तो साम्यवाद तीव्रता के साथ यूरोप में स्थापित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल योजना को आरंभ किया। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देशों पर यह शर्त लागू की गई कि वह अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों या साम्यवादी नीतियों को स्थान नहीं देंगे। मार्शल योजना ने भी अमेरिका की साम्यवाद विरोधी नीति को सफल बनाने में
महत्वपूर्ण योगदान दिया।